के बारे में। तो अफ्रीका के जो कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल फीचर्स हैं या एग्रीकल्चरल फीचर्स हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अफ्रीका में। तो ये है अफ्रीका का मैप। ऑलमोस्ट 53 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स रीजन है ये अफ्रीका। अफ्रीका में मेडिटेरेनियन सी यहाँ है और इस मेडिटेरेनियन सी का काम ये है कि ये यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है। अफ्रीका इस पॉइंट पर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर, यहां इस पॉइंट पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर यूरोप से अलग होता है और यहां स्वेज कैनाल में यहां पर एशिया से अलग होता है। तो ये दोनों इसके मीटिंग पॉइंट कहे जा सकते हैं। मेडिटेरेनियन सी में एंटर होने के लिए केवल यही एक पैसेज है जहां से एंटर हुआ जाता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आइबेरियन पेनिनसुला और मोरक्को के बीच में है। यहाँ स्वेज कैनाल है जो एशिया और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करती है। ये है स्वेज कैनाल, 193 किलोमीटर तक की ये स्वेज कैनाल है और ये 1859 में बनाई गई थी। 193 किलोमीटर लंबी स्वेज कैनाल। तो ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट करती है ये स्वेज कैनाल। तो ये पहले क्या था कि रेड सी में आने के लिए, यहाँ से मान लीजिए यूरोप की कंट्री है, तो यूरोप की कंट्री को यहाँ आने के लिए या इन कंट्रीज़ में जाने के लिए पूरा अफ्रीका घूम करके केप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर यहाँ आना पड़ता था। तो स्वेज कैनाल के बन जाने से ये इतनी जो लंबी डिस्टेंस है ये खत्म हो गई। अब ये जो कंट्री है मेडिटेरेनियन सी से होते हुए फिर स्वेज कैनाल से होते हुए डायरेक्ट रेड सी में आ जाती है या यहाँ पहुँच जाती है। तो इस तरीके से बहुत टाइम और एफर्ट का सेव हुआ है स्वेज कैनाल के बन जाने से। इजिप्ट में पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज को एक दूसरे से जोड़ती है ये स्वेज कैनाल। तो यहाँ एक आइलैंड है बड़ा सा जिसे मेडागास्कर आइलैंड कहा जाता है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अफ्रीका का, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज आती हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री नहीं है। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक कंट्री नहीं होगी। तो जो 4 कंट्रीज इसमें हैं, एक है सोमालिया और इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। तो ये 4 कंट्रीज हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। इन 4 कंट्रीज को मिला करके बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंस पार्ट है, छोटे छोटे से कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा। पूरे वर्ल्ड में केवल यही एक ऐसा आइलैंड है जहाँ से तीनों मेन लैटिट्यूड्स होकर के गुजरते हैं। यही एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर तीनों लैटिट्यूड्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यही एक ऐसा आइलैंड है जिससे ये तीनों होकर के गुजरते हैं। ये कभी गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। जब जो अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है तो उसमें जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया अंगारा लैंड बताए हैं, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था और ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल एनरिच्ड कॉन्टिनेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ अटलांटिक ओशन है दोनों साइड में। तो ये इंडियन ओशन में मेडागास्कर है। फिजियोग्राफी ऑफ अफ्रीका। तो देखिए ये अफ्रीका में माउंटेन्स और प्लेट्यूज भी बहुत सारे हैं। जैसे एटलस माउंटेन मोरक्को में है, ये मोरक्को वाली टेरिटरी है बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में। तो यहाँ एटलस माउंटेन है। ये इथियोपियन हाईलैंड है, अभी हम लोगों ने इथियोपिया डिस्कस किया था। यहाँ अडामावा हाईलैंड है। कटंगा प्लेट्यू साउथ ऑफ अफ्रीका में है। बाई प्लेट्यू, जाम्बिया प्लेट्यू, जिम्बाब्वे प्लेट्यू और ग्रेट कारू प्लेट्यू। ये सारे प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं। ग्रेट कारू प्लेट्यू याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में है। बाई प्लेट्यू नामीबिया में है। कटंगा प्लेट्यू जाम्बिया और जिम्बाब्वे प्लेट्यू। देखिए यहाँ ये तो साउथ अफ्रीका है। इस साउथ अफ्रीका में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है लेसोथो, और पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर है और एक दूसरा देश है। तो लेसोथो साउथ अफ्रीका में लैंड लॉक्ड कंट्री है। एक और कंट्री साउथ अफ्रीका में है जो लैंड लॉक्ड है, वो है स्वाजीलैंड। तो ये स्वाजीलैंड और लेसोथो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर ही आते हैं। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट हाईलैंड्स और प्लेट्यूज और माउंटेन हैं
अफ्रीका के। तो अब हम इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कटंगा जो है ये प्लेट्यू फार्मिंग के लिए, कैटल रियरिंग के लिए रिसोर्स रिच है बहुत ज़्यादा ये कटंगा प्लेट्यू। कॉपर और यूरेनियम के डिपॉजिट्स यहाँ कटंगा प्लेट्यू में पाए जाते हैं। ये है कटंगा प्लेट्यू, देखिए ये यूरेनियम के डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है। कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया के बीच में पड़ता है। फिर जाम्बिया प्लेट्यू यहाँ है, यहाँ जिम्बाब्वे प्लेट्यू है। तो कॉन्गो वाला एरिया, तंजानिया वाला एरिया कटंगा प्लेट्यू के लिए जाना जाता है। देखिए दो कॉन्गो हैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, दो कॉन्गो हैं, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कॉन्गो अलग है, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। कॉन्गो की कैपिटल किनशासा है, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल बुरुंडी है। ये है किनशासा जो इसकी कैपिटल है कॉन्गो की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है बुरुंडी। कटंगा प्लेट्यू के बाद अब बात करते हैं इथियोपियन प्लेट्यू की। तो लेक ताना इथियोपियन प्लेट्यू में ही आती है। ये नाइल रिवर से बनी हुई एक लेक है, छोटी सी लेक ताना। कूलर डिस्पाइट क्लोज टू इक्वेटर, तो ये इथियोपियन प्लेट्यू जो है ये थोड़ा हल्का ठंडा रहता है और इक्वेटर के होने पर, इक्वेटोरियल रीजन में होने पर ये ठंडा रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके ठंडे रहने के पीछे रीज़न है जो इसके कोस्ट में इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन की वजह से ये थोड़ा कूलर एरिया में रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है। ग्रेट कारू सेमी डेजर्ट रीजन है, यहाँ सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है, 20 इंच तक यहाँ पर बारिश होती है और इसीलिए जो यहाँ का वेजिटेशन है वो बहुत जीरोफिटिक टाइप का है, बहुत ही कम होता है, यहाँ पर सूखा एरिया ज़्यादा है ग्रेट कारू में, साउथ अफ्रीका में। बाई प्लेट्यू इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। अडामावा प्लेट्यू सवाना वेजिटेशन पाया जाता है और बॉक्साइट के डिपॉजिट्स यहाँ अडामावा प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो बाई प्लेट्यू और अडामावा प्लेट्यू को हम लोग देखते हैं। ये है अडामावा हाईलैंड और ये है बाई प्लेट्यू वेस्टर्न कोस्ट पर। तो यहाँ पर अडामावा प्लेट्यू है इस रीजन में और यहाँ अंगोला में, नामीबिया में बाई प्लेट्यू है। अब डेजर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अफ्रीका में बहुत सारे डेजर्ट्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट अफ्रीका में ही है, ये है सहारा डेजर्ट जो पूरे वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ लीबियन डेजर्ट है, ये नूबियन डेजर्ट है, ये इथियोपियन हाईलैंड भी डेजर्ट ही है, अडामावा हाईलैंड भी डेजर्ट है और इसके अलावा ये नामिब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट भी डेजर्ट हैं। तो ये नामिब डेजर्ट नामीबिया में है, कालाहारी डेजर्ट जिम्बाब्वे और जाम्बिया में है, सहारा डेजर्ट तो पूरा जो नाइजीरिया और माली और गायना ये जितने भी कंट्रीज हैं इनमें है, लीबिया में लीबियन डेजर्ट है, इजिप्ट में नूबियन डेजर्ट है, मिस्र में, इजिप्ट में नूबियन डेजर्ट है। तो ये जो कंट्री देखिए अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजीरिया, मोरक्को, इन सब जगहों पर सहारा डेजर्ट है। चाड, लीबियन डेजर्ट लीबिया में है, नूबियन डेजर्ट इजिप्ट में है, एटलस माउंटेन रेंज यहाँ है मोरक्को में। तो सहारा डेजर्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन डेवलप करता है। यहाँ पर सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली जो एथनिक ट्राइब है इसका नाम है तुआरेग ट्राइब। नामिब डेजर्ट ऑफशोर ट्रेड विंड्स यहाँ पर चलती हैं, मतलब नामिब नामीबिया में है और नामीबिया कोस्टल रीजन में आता है अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ ऑफशोर ट्रेड विंड्स चलती हैं। कोल्ड बेंगुएला करंट भी यहाँ पाई जाती है। सैंडी डेजर्ट यहाँ मिलता है और हॉटेनटॉट्स ट्राइब यहाँ पर मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ट्राइब कहाँ मिलती है, तो हॉटेनटॉट ट्राइब नामिब डेजर्ट में मिलती है। तुआरेग ट्राइब सहारा डेजर्ट में पाई जाती है। नामिब डेजर्ट जो है ये वैसे तो पूरा हॉट डेजर्ट है, लेकिन ये हॉट डेजर्ट का फॉर्मेशन जो हुआ है ये कोल्ड करंट की वजह से हुआ है और ये कोल्ड करंट जो यहाँ इसके कोस्टल रीजन में बहती है अटलांटिक ओशन में, वो है बेंगुएला करंट। कालाहारी डेजर्ट, रेन शेडो इफेक्ट की वजह से कालाहारी डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। रेन शेडो का मतलब है कि वही बेंगुएला करंट की बहने की वजह से जो सारा मॉइस्चर है वो उधर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ बारिश नहीं होती और वो रेन शेडो एरिया डेवलप हो जाता है। स्टोनी रॉकी डेजर्ट यहाँ पर पाया जाता है। बुशमैन ट्राइब कालाहारी डेजर्ट की मेन ट्राइब है।
ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइबल ग्रुप ऑफ अफ्रीका। तो बुशमैन ट्राइब को दुनिया का सबसे पुराना एथनिक ग्रुप कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एथनिक ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका में से मानी जाती है बुशमैन ट्राइब, जो कि कालाहारी डेजर्ट में पाई जाती है। नूबियन डेजर्ट जो इजिप्ट में अभी हम लोगों ने देखा था, सेपरेटेड बाय लीबियन डेजर्ट बाय नाइल रिवर, और यहां पर नूबियन डेजर्ट के अलावा रॉकी डेजर्ट भी पाया जाता है। तो पूरा इजिप्ट जो है ऑलमोस्ट डेजर्ट एरिया ही है। लीबियन डेजर्ट से नाइल रिवर सेपरेट करती है नूबियन डेजर्ट को, और रॉकी डेजर्ट का पार्ट है ये। अब बेसिन्स हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका के। तो अफ्रीका के जो बेसिन्स हैं, चाड बेसिन है, ये सूडान बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट बेसिन्स हैं अफ्रीका के। प्लेन्स, अब प्लेन्स जैसे साहेल प्लेन्स है, यहां वेल्ड पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। वेल्ड जो है ये ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। साहेल ये प्लेन रीजन है, यहां पूरा ग्रेट प्लेन्स जैसा वो रहता है क्लाइमेट। रिवर्स, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, और अगर हम लोग लेंथ वाइज रिवर कहें तो नाइल रिवर लेंथ वाइज सबसे बड़ी रिवर है, जबकि कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है अमेजॉन। तो लेंथ वाइज दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है नाइल रिवर। ये यहां पर लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया से ये जनरेट होती है, और ये लेक विक्टोरिया से जनरेट होकर के मेडिटेरेनियन सी में जाकर के ड्रेनेज होता है इसका। ये चारी रिवर है, ये कॉन्गो रिवर है। कॉन्गो रिवर देखिए, ये ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। यहां पर इक्वेटर जाता है ऐसे, ये ऐसे इक्वेटर जाता है। तो ये कॉन्गो रिवर इस टाइप से इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। तो दुनिया में यही एक ऐसी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करते हुए जाती है, कॉन्गो रिवर। और ये नाइजर रिवर है, ये वोल्टा रिवर है, ये सेनेगल रिवर है, यहां ऑरेंज रिवर है साउथ अफ्रीका में। और अब इक्वेटर को तो क्रॉस करने वाली रिवर आपने देख ली, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करने वाली रिवर देखते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करने वाली रिवर है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। और मकर रेखा पर ये लिम्पोपो है, एक बार यहां एक बार यहां, 2 बार क्रॉस किया लिम्पोपो ने। ये भी साउथ अफ्रीका में है। रिवर नाइल के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे लंबी नदी है ये, दुनिया की सबसे लंबी नदी लेंथ वाइज। कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये जानी जाती है। ये है देखिए लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से इसका ओरिजिनेशन होता है, लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होकर के ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर के ड्रेनेज हो जाता है। इसके भी एंड पॉइंट पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। नेविगेबल रिवर है इरिगेशन के लिए, पूरे इजिप्ट में इरिगेशन के लिए जानी जाती है। 2 पार्ट में डिवाइड है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। तो ब्लू नाइल ये है और व्हाइट नाइल ये है, तो 2 पार्ट में ये डिवाइड होती है। आसवान डैम इसी नाइल रिवर पर बना हुआ है, लेक नासिर पर। लेक नासिर पर आसवान डैम बना है। तो ये है लेक नासिर इथियोपिया में। तो इथियोपिया में लेक नासिर पर यहां पर आसवान डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। पोर्ट सईद एंड अलेक्जेंड्रिया एट माउथ, तो एक एंशिएंट सिटी है इजिप्ट की, जो मिस्र के सिविलाइजेशन में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जब पिरामिड्स का डेवलपमेंट हुआ था तो अलेक्जेंड्रिया का नाम आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पर है एंड ऑफ नाइल पर। और इसके अलावा पोर्ट सईद, यहाँ पर पोर्ट सईद है जो पोर्ट स्वेज को पोर्ट सईद से कनेक्ट करता है। तो ये दोनों ही पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज ये नाइल रिवर के बैंक पर बने हुए हैं। इजिप्ट की कैपिटल कायरो इंपॉर्टेंट सिटी है। गीज़ा के पिरामिड्स आप जानते हैं, गीज़ा भी नाइल रिवर के बैंक पर बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है गीज़ा का पिरामिड। खार्तूम सिटी जो है ये भी इजिप्ट में नाइल रिवर पर ही है। ये सूडान की कैपिटल है, ये नॉर्थ सूडान की कैपिटल खार्तूम और साउथ सूडान की कैपिटल जुबा। ये है सूडान, इसकी कैपिटल है खार्तूम और साउथ सूडान की कैपिटल है जुबा। तो सूडान की कैपिटल खार्तूम नाइल रिवर पर ही है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं नाइल रिवर पर। अब कॉन्गो रिवर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका ओरिजिन कटिंगा प्लेटियो से होता है। ये है कॉन्गो रिवर। तो ये कॉन्गो रिवर यहाँ पर ऐसे बहती है। तो यहाँ पर कटिंगा प्लेटियो है, तो यहाँ पर इसका ओरिजिन होता है कटिंगा प्लेटियो पर।
और ये ड्रेनेज इसका होता है फिर अटलांटिक ओशन में। नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी जो है इसकी ये है उरुमकी। कांगो की जो इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी है ये है उरुमकी। और साउदर्न ट्रिब्यूटरी जो है वो है कसाई। ये कांगो में ये कसाई ये है, ये देखिए, ये साउदर्न ट्रिब्यूटरी है इसकी, और नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी इसकी उरुमकी है, उरुमकी। बोयोमा वाटरफॉल पाया जाता है यहां पर, बोयोमा वाटरफॉल। बोयोमा वाटरफॉल जो है, इसके अलावा यहां पर स्टैनले वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, यह है स्टैनली वाटरफॉल। लिविंगस्टन वाटरफॉल भी कांगो में है, कांगो रिवर पर है, लेकिन ये कांगो कंट्री में नहीं है। लिविंगस्टोन जो फाउंडर ऑफ अफ्रीका कहे जाते हैं, तो उनके नाम पर ये लिविंगस्टन वाटरफॉल है कांगो रिवर पर। पिग्मी ट्राइब यहाँ की मेन इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो कांगो रिवर पर ही बेस्ड है। पिग्मी ट्राइब, पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पर भी मिलते हैं कांगो रिवर में भी, और ये इक्वेटर को 2 बार काटने वाली रिवर है। अब अदर रिवर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो रिवर जम्बेजी ये कटंगा प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और ये भी विक्टोरिया फॉल्स के लिए फेमस है। तो विक्टोरिया फॉल्स रिवर जम्बेजी पर ही है। रिवर नाइजर ये लोमा माउंटेन्स से इसका ओरिजिनेशन होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्ट अफ्रीका की। अब ऑरेंज रिवर जो साउथ अफ्रीका में है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ड्रैकन्सबर्ग इसकी ट्रिब्यूटरी है ऑरेंज रिवर की। तो ड्रैकन्सबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में माउंटेन रेंज है। तो इस माउंटेन रेंज को ड्रैकन्सबर्ग से इसका ओरिजिन माना जाता है ऑरेंज रिवर का। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ये है वाल, और वाल गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। तो जोहानिसबर्ग गोल्ड डिपॉजिट्स की बहुत सारी ज़्यादा माइंस हैं जोहानिसबर्ग में, तो ये वाल रिवर वहीं पर मिलती है। रिवर लिम्पोपो अभी हम लोगों ने देखा था, इसका ओरिजिन हाई वेल्ड से होता है। वेल्ड जो है प्लेन रीजन माने जाते हैं, ग्रासलैंड माना जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में। तो हाई वेल्ड जो हैं यहाँ से रिवर लिम्पोपो का ओरिजिन होता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली एंड लेक्स। तो देखिए रिफ्ट वैली क्या होती है कि जब रिवर बहुत ही नैरो वी शेप्ड वैली को फॉर्म करे, बहुत धीरे धीरे से दरकती हुई दरारें पैदा करे और उससे ओशन में जाकर के मिल जाए, तो वो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर बहुत सारी रिफ्ट वैलीज पाई जाती हैं। नाइल रिवर भी रिफ्ट वैली बनाती है, और इसके अलावा यहाँ जम्बेजी रिवर ये है, ये भी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है। कांगो रिवर भी रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है। और लेक्स की बात की जाए तो ये लेक विक्टोरिया है जो नाइल रिवर के ओरिजिनेशन के लिए जानी जाती है। इसके तीनों तरफ जो कंट्रीज हैं इसका कोड है कुट, केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया, कुट से याद रखिएगा कि ये लेक विक्टोरिया इन 3 कंट्री से घिरी हुई है। तंजानिया, लेक तंजानिया ये है, ये लेक तंजानिया, और लेक मालावी यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, और ये है लेक नासिर। तो ये इसका देखिए एक्सटेंडेड वर्जन है। ये लेक विक्टोरिया केन्या, युगांडा और तंजानिया में है। और यहाँ पर टांगानिका लेक देखिए, तो टांगानिका लेक जो है तंजानिया में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है, जाम्बिया में है, मालावी में है, नहीं जाम्बिया में है बस। और ये मालावी लेक मालावी में है, मोजाम्बिक में है। तो ये लेक तुर्काना, लेक तुर्काना जो है ये केन्या में है। पूरी की पूरी लेक तुर्काना केन्या में है। आइलैंड्स ऑफ अफ्रीका, मदिरा आइलैंड जो है इस पर पोर्चुगीज का कब्जा है। केप वेर्दे ये है, केप वेर्दे पर स्पेन का कब्जा है। मॉरिशस तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो इंडियन ओशन में है। ये मॉरिशस के अलावा रीयूनियन आइलैंड पर फ्रांस का कब्जा है। देखिए ये छोटा सा आपको आइलैंड दिख रहा होगा, ये है रीयूनियन आइलैंड और ये है मॉरिशस आइलैंड। बहुत छोटा सा है इंडियन ओशन में, मेडागास्कर से ईस्ट में। कोमोरोस आइलैंड्स ये हैं, इन्हें कोमोरोस आइलैंड कहा जाता है, इस पर भी फ्रांस का कब्जा है। और सेशल्स जो
सेशल्स है वो ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो ये सेशल्स आइलैंड कहे जाते हैं। ये सब इंडियन ओशन में है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं है। कोमोरोस जो है, ये कोमोरोस, इस पर फ्रांस का कब्जा है। इसके अलावा मदीरा आइलैंड पर पोर्चुगीज कब्जा है और यही रीयूनियन आइलैंड जो है, रीयूनियन आइलैंड पर भी फ्रांस का कब्जा है, कोमोरोस आइलैंड पर भी फ्रांस का कब्जा है। आइलैंड्स बिटवीन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका कंट्री जो हैं ये साउथ अमेरिका में है, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो आइलैंड्स हैं इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अटलांटिक ओशन में असेंशियन आइलैंड है, सेंट हेलेना आइलैंड है और ट्रिस्तान दा कुन्हा आइलैंड है। देखिए ये असेंशियन आइलैंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यूके का कब्जा है इस पर। सेंट हेलेना आपको ये दिख रहा है, इस पर भी यूके का कब्जा है। साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये तो बॉर्डर एरिया में है अफ्रीका में, यहाँ पर साओ टोम एंड प्रिंसिप है। तो ऑल ऑफ देम आर कैप्चर्ड एंड डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज। असेंशियन आइलैंड, यहाँ पर यूके का मिलिट्री बेस है असेंशियन आइलैंड पर। इस पर सेंट हेलेना आइलैंड, नेपोलियन को जब निकाला गया था 1812 में, जब रशिया से हार गया और उसके बाद फिर वाटरलू की ट्रीटी हुई, तो वाटरलू की ट्रीटी के बाद उसे बेल्जियम में ये वाटरलू की संधि हुई थी। तो फिर ये संधि में एग्रीमेंट हुआ कि फ्रांस से तुम निकल करके सेंट हेलेना पर रहो। तो ये यहाँ पर अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशन में सेंट हेलेना में अपने अंतिम दिन बिताए नेपोलियन ने। त्रिस्तान दी कुन्हा आइलैंड, मोस्ट रिमोट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे दूरी पर स्थित आइलैंड माना जाता है त्रिस्तान दी कुन्हा आइलैंड, मोस्ट रिमोट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका, तो अब हम लोग अफ्रीकन क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोरक्को में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है, क्योंकि यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, तो यहाँ मोरक्को में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है। फिर इसके नीचे सहारा डेजर्ट होने की वजह से पूरा का पूरा ये डेजर्ट एरिया है। सवाना क्लाइमेट इसके नीचे यहाँ इधर पाया जाता है, नाइजीरिया, नाइजर में, गेबॉन में सवाना क्लाइमेट है। ये माउंटेन्स हैं, माउंटेनस क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है, इरिट्रिया और यहाँ इथियोपिया में। तंजानिया में कालाहारी माउंटेन है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट यहाँ लेक विक्टोरिया से लेकर के कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सब में पाया जाता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। फिर इसके नीचे यहाँ पर सवाना क्लाइमेट फिर वही आ जाता है, ये देखिए ये घूम करके। और साउथ अफ्रीका में पूरा डेजर्ट जोन है, बस ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज को आप निकाल दो तो बाकी पूरा नामेब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट की वजह से ये डेजर्ट क्लाइमेट आ जाती है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बिल्कुल टिप ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो केप ऑफ गुड होप वाला रीजन है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट फिर से पाया जाता है। और टेम्परेट क्लाइमेट, ये वाला जो रीजन है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज वाला, यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड और वेल्ड पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर इन अफ्रीका, तो अब अफ्रीका में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज कौन कौन सी हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होने की वजह से मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर यहाँ मोरक्को में पाया जाता है। और मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर कौन सा है? विटीकल्चर एंड वाइनिकल्चर, ग्रेप्स, इसके अलावा ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल्स, जितने भी बेरीज हैं ये सब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स में ही होती हैं, तो यहाँ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर पाया जाता है। कॉटन, इजिप्ट में मेन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में कॉटन का होता है। यहाँ गिनी एरिया में ऑयल, पाम, रबर और कोकोआ पाए जाते हैं। कॉफ़ी, यहाँ अंगोला में कॉफ़ी देखने को मिलती है डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर। टोबैको यहाँ इस रीजन में, जिम्बाब्वे, मलावी, इस रीजन में टोबैको पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड की वजह से, टेम्परेट ग्रासलैंड की वजह से वीट यहाँ पर मेन एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट साउथ अफ्रीका में होने की वजह से नीचे केप होप में, केप ऑफ गुड होप में और केप टाउन में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर पाया जाता है। तो इतना सारा डाइवर्स एरिया है एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए अफ्रीका में। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन अफ्रीका। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है अलग अलग जगह छोड़ के खेती की जाती है। स्मॉल फार्म्स होते हैं, पूरा का पूरी फैमिली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है, जो इंडिया में हाल है जिसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि एक परिवार में अगर 6 लोग हैं तो पूरे के पूरे खेती ही पर निर्भर होंगे, तो इसे फैमिली लेबर कहा जाता है। लिटिल यूज ऑफ मशीनरी,
खेती में मशीनरी का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, हाथ से ही लोग खेती करते हैं, मतलब एंशिएंट टाइम की जो खेती की प्रैक्टिस हो रही है वही यहाँ पर चल रही है। लो प्रोडक्टिविटी है, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मैन फोर्स, इतना ज़्यादा लेबर अगर इन्वॉल्व होगा और कमोडिटी का रिजल्ट आउटकम कम आएगा तो लो प्रोडक्टिविटी डेवलप होगी। केवल नाइल के बेसिन को छोड़ दिया जाए और मेडिटेरेनियन रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी रीजन जो है ये बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी शो करता है। ओनली 6% ऑफ फार्म लैंड इन अफ्रीका इज इरीगेटेड। पूरे इतने बड़े अफ्रीका में केवल 6% अफ्रीका का पार्ट जो है ये इरीगेशन के थ्रू, सिंचाई के थ्रू कल्टिवेट किया जाता है, बाकी किसी में भी सिंचाई नहीं होती, वो बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। मोस्टली इन इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोरक्को एंड सूडान। तो ये जो 6% फार्म लैंड है जो इरीगेटेड है, इनमें मेनली इजिप्ट का पार्ट, साउथ अफ्रीका का पार्ट, मेडागास्कर, मोरक्को और सूडान ही ऐसे कंट्री हैं जो इरीगेशन के थ्रू इरीगेट किए जाते हैं, फार्म लैंड एग्रीकल्चर किया जाता है। कल्टिवेबल लैंड्स excluding forest areas in Africa, there are 3 times larger than the land currently cultivated। तो जो 6% लैंड अफ्रीका में कल्टीवेट किया जाता है, इससे 3 गुना बड़ा लैंड ऐसा है जो कल्टीवेबल लैंड है, मतलब वो उसको कल्टीवेट किया जाना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से ये कल्टीवेशन वहाँ पर हो नहीं पा रहा। तो इस कल्टीवेबल लैंड को और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनाया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अब स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन अफ्रीका। एरिया सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर स्पार्सली पॉपुलेटेड एक्सक्लूडिंग सूडान। तो सूडान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एरिया है एग्रीकल्चर का पूरे अफ्रीका में, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बहुत कम है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए पूरा का पूरा एरिया सुटेबल है। डिक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एग्रो लेबरर्स। तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत तेज़ी से घट रही है अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन के कारण यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी घट रही है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा है एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहाँ कोई भी टेन्योर, ना तो टेन्योर की सिक्योरिटी है और ना ही एग्रो लेबरर्स की सिक्योरिटी है, इस वजह से कोई इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है। लो एक्सेस टू फर्टिलाइजर्स, नो अवेयरनेस अबाउट सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक तो फर्टिलाइजर्स का बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, फर्टिलाइजर कोई यूज़ नहीं करता, वही एंशिएंट टाइम के जो फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस चले आ रहे हैं वही यूज़ कर रहे हैं, और कोई भी अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर फर्टिलिटी मैनेजमेंट के लिए। तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, कैसे सॉइल का फर्टिलाइजेशन किया जाए, तो ये अवेयरनेस नहीं होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम एग्रीकल्चर कल्टिवेशन किया जाता है। मेजर थ्रेट अंडर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा होता है, ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ का मेजर थ्रेट बना हुआ है, चैलेंज बना हुआ है। करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, चलिए देखते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्रॉप्स लूजिंग ग्राउंड। तो जो हमेशा से जो यहाँ पर मेन एग्रीकल्चरल कमोडिटी बने हुए हैं, ये धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। दे आर रिलीजिंग देयर एग्जिस्टेंस। जैसे कॉटन है, पाम ऑयल है, कोकोआ है, कॉफ़ी है, ये धीरे धीरे यहाँ इनका कल्टीवेशन, इनका एग्रीकल्चर खत्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। हाई फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस इन ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट से भी ये compete नहीं कर पाते, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और यहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से हाई फ्लक्चुएशन हो जाता है प्राइस का यहाँ पर। हाई टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज क्रॉप्स। तो अब इन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करने पर यहाँ पर हाई टैक्सेशन देना पड़ता है, तो हाई टैक्सेशन की वजह से भी इन क्रॉप्स के रेट बढ़ जाते हैं। लो कंपेटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट, और इसी वजह से ये ग्लोबल मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाते, compete नहीं कर पाते। बूम इन माइनिंग एंड ऑयल प्रोडक्ट्स। माइनिंग और ऑयल प्रोडक्ट्स में बूम आ गया है। यहाँ पर लोग माइनिंग करके यहाँ से जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और ऑयल प्रोडक्ट्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो इस सेक्टर में बूम आया है, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है ये। कोई क्विक एंड ईजी फॉरेन मनी। तो ये जो बूम आया है माइनिंग और ऑयल प्रोडक्ट्स में, ये इस वजह से आया है क्योंकि इसको ये निकाल करके तुरंत फॉरेन मार्केट में बेच देते हैं, फॉरेनर्स इसको परचेज कर लेते हैं, और इसी वजह से फॉरेन मनी अवेल हो जाती है इजीली इनको। तो ये लोग सारे के सारे अब शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे माइनिंग एक्टिविटी में और ऑयल प्रोडक्शन में। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं एग्रो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अफ्रीका। तो अफ्रीका से कौन कौन से एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं कमोडिटीज। 70% एग्रो एक्सपोर्ट कोकोआ के पास है। कोकोआ जो कॉफ़ी के लिए फेमस होता है, कॉफ़ी जिससे बनाई जाती है, उसका एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। 70% तक एक्सपोर्ट
कोकोआ का ही होता है। देन कॉफ़ी, टी, कॉटन, शुगर एंड फिश। तो उसके बाद इन 30% में जो रिमेनिंग बचा वो ये सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आते हैं। लो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो ये जो एग्रो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं इनमें बहुत ही कम डाइवर्सिफिकेशन है। ओनली 25% ऑफ कोको एंड 6% ऑफ कॉटन इज प्रोसेस्ड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की प्रोसेसिंग भी बहुत ही कम है। केवल 25% कोको का प्रोसेसिंग किया जाता है और 6% कॉटन की प्रोसेसिंग अफ्रीका में की जाती है। बाकी और किसी का भी कमोडिटी का प्रोसेसिंग अफ्रीका में नहीं होती। ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में ही सेल कर दिए जाते हैं। मोस्टली प्रोसेस्ड इन इंपोर्टिंग नेशंस। तो ये जो खरीद रहे हैं इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को वही इसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं। अनप्रोसेस्ड हैं क्योंकि नो वैल्यू एडिशन, आप इसकी प्रोसेसिंग करके भी देंगे तो भी रेट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से वो अनप्रोसेस्ड ही कर देते हैं, अनप्रोसेस्ड ही सेल कर देते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे ग्रोथ होना बाकी है। Problems of Africa. Around 60% of cultivable land is concentrated in 7 countries in East and Central Asia. तो जो cultivable land है जिस पर cultivation हो सकता है या किया जा रहा है वो 60%, उसका 60% केवल ईस्ट ऑफ अफ्रीका में ही कंसंट्रेटेड है। और इन ईस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 7 कंट्रीज में ही ये केवल कल्टिवेबल लैंड, टोटल एंटायर अफ्रीका का कल्टिवेबल लैंड 60% कल्टिवेबल लैंड इस ईस्ट और सेंट्रल एशिया की 7 कंट्रीज में ही पाया जाएगा। जैसे इथियोपिया है या फिर तंजानिया है या केन्या है या और युगांडा है, इन कंट्रीज में ही आप 7 कंट्रीज में ही कल्टिवेबल लैंड को देखोगे और कहीं नहीं। द सेंट्रल अफ्रीकन रीजन कंटेन्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वाटर रिसोर्सेज बट लेस देन 20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तंजानिया है, युगांडा है, रवांडा है, इन सारी कंट्रीज में 50% जो पूरे अफ्रीका का पानी है वो 50% पानी केवल इन्हीं कंट्रीज में है। और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो केवल 20% पॉपुलेशन ही रहती है इन कंट्रीज में, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में, जो इस पानी को कंज्यूम कर सके। तो इस वजह से इररेगुलर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि अगली प्रॉब्लम अफ्रीका में क्या है। मेजर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है यहाँ। The management of transboundary natural resources as well as by the inequitable distribution of these land resources. तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है ट्रांसबाउंड्री नेचुरल रिसोर्सेज का वो बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज्ड है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे ट्राइब में आपस में कॉलिजन होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं और इसकी वजह से ये जो ट्रांसबाउंड्री मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज लैंड रिसोर्सेज। अभी हम लोगों ने देखा वाटर जो है वो केवल यहीं के लोग, यहीं की ट्राइब यूज़ कर सकते हैं, उन्हें और कोई कंट्री के लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज भी यहाँ की बहुत बड़ी मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक, द मैनेजमेंट ऑफ द नाइल वाटर्स, द कन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब जो नाइल वाटर का मैनेजमेंट है, नाइल कितने सारे कंट्रीज से होकर के गुजरती है, इसमें युगांडा भी है, सूडान भी है, इजिप्ट भी है, साउथ सूडान भी है, बहुत सारे हैं। तो इसका नाइल वाटर का मैनेजमेंट अलग अलग कंट्रीज नहीं करते आपस में। कन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। पिग्मीज हैं, बुशमैन हैं, ये सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेस्टोरलिस्ट्स एंड फार्मर्स इन द साहेल। जो साहेल रीजन है, ये वाला जो अफ्रीका का यहाँ पर जो रीजन है, इस साहेल रीजन में पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स हैं मतलब जो घूमते फिरते रहते हैं, ये पेस्टोरलिस्ट कहलाते हैं। इनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता, खाना बदोश जीवन जीते हैं ये। तो ये पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स और यहाँ के जो एथनिक फार्मर्स हैं इनके बीच में आपस में लड़ाई होती रहती है, डिस्प्यूट होते रहते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ लेक चार्ड्स वाटर एंड लैंड रिफॉर्म इन साउदर्न अफ्रीका। तो ये लेक चार्ड जो है, चार्ड कंट्री में, इसका मैनेजमेंट अब थोड़ा बहुत सुधरा है और लैंड रिफॉर्म इन साउदर्न अफ्रीका होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी उतना इंप्रूवमेंट नहीं आया जितना आना चाहिए। लैंड ग्रैबिंग बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत तेज़ी से ज़मीन खरीद रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अप्रोप्रिएट नहीं बैठते। इस वजह से फॉरेनर्स को भी यहाँ पर आकर के लैंड को एक्वायर करने की परमिशन मिल जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रोडक्टिविटी बट एक्सपल्जन ऑफ
लोकल पीपल। तो यहाँ के लोकल पीपल्स को लोग अवॉइड करते हैं, उनसे ना तो काम करवाते हैं, ना उनको लेबर का वर्क असाइन करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखते। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर के अपनी मशीन, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने लोगों को डिप्लॉय करते हैं। तो ये भी यहाँ की एक बहुत बड़ी इश्यू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखते हैं और कौन कौन सी इश्यूज हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। एनिमल हस्बेंड्री इन अफ्रीका। तो अब अफ्रीका में जो कैटल रियरिंग होती है या कैटल रैंचिंग होती है, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं यहाँ पर, तो वो अपने पेस्टोरलिस्ट फॉर्म में ही रहना ज़्यादा उनको फ्रूटफुल लगता है। तो ये इसी वजह से कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल पेस्टोरलिस्ट। तो ये जैसे पिग्मी ट्राइब है या फिर जो साहिल में जो ट्राइब्स रहती हैं या बुशमैन ट्राइब्स हैं, ये सब पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स हैं यहाँ पर, और वैसे ही रहना पसंद करती हैं। इनका डेवलपमेंट ये नहीं चाहती अपना कि डेवलपमेंट हो। फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स इन साहिल एंड ईस्ट अफ्रीका। तो साहिल रीजन में और ईस्ट अफ्रीकन रीजन में, जो इथियोपिया और जिबूती, इरिट्रिया वाले, सोमालिया वाले रीजन हैं, यहाँ पर लगातार अकाल पड़ते रहते हैं, ड्रॉट आते रहते हैं, सूखा पड़ता रहता है। इसकी वजह से भी यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी प्रभावी होती है, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स मर जाते हैं गर्मी के समर सीजन में। लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, उसमें से कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो एग्रीकल्चर जो है, ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जितना एक्सपोर्ट हुआ, जितना इन्होंने कंज्यूम किया, फिर बाकी जो एनिमल्स हैं वो खाते हैं। पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी लीड्स टू सीडेंटराइजेशन ऑफ पेस्टोरल पीपल। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी बहुत ज़्यादा लिथार्जी है, कोई भी एक्टिवनेस है ही नहीं, जिसकी वजह से ये जो पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स हैं, इन पेस्टोरलिस्ट ट्राइब्स में सीडेंटराइजेशन पाया जाता है। मतलब ये बैठ करके खाने की प्रवृत्ति है इनकी, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ज़्यादा इनमें एडवांसमेंट, ग्रोथ नहीं देखा जाता। तो ये सीडेंटराइजेशन जो है, बैठ के खाने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। मिनरल रिजर्व्स ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के कौन कौन से मिनरल रिजर्व्स हैं, जैसे आयरन है, यूरेनियम है, गोल्ड है, डायमंड है, ये एल्यूमिनियम है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मिनरल रिजर्व्स। तो देखिए, ये मिनरल रिजर्व्स मेनली पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम रिजर्व है अल्जीरिया में, माली में, बेनिन में, गिनी में, नाइजर में, सूडान में, इजिप्ट में, ये मेनली पाए जाते हैं। इंडियन ऑयल कंपनीज इन अफ्रीका। तो अफ्रीका की इंडिया की कौन कौन सी कंपनी हैं जो अफ्रीका में वर्क कर रही हैं। ONGC विदेश लिमिटेड, जिसे OVL कहते हैं, ONGC विदेश लिमिटेड, इंडिया की सबसे बड़ी फॉरेन टेरिटरी पर काम करने वाली कंपनी है ये ONGC विदेश लिमिटेड। ये लीबिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, सूडान और साउथ सूडान में वर्क कर रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लीबिया, गैबोन, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में वर्क कर रहा है। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये इजिप्ट में वर्क करता है। BPCL मोजाम्बिक में है। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप जो है, ये गल्फ ऑफ अफ्रीका, इसके साथ इसका टाई अप है गल्फ अफ्रीका पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ। वन ऑफ दी लार्जेस्ट पेट्रोलियम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी इन अफ्रीका। दुनिया में, मतलब अफ्रीका में जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग और ट्रेडिंग कंपनी है, उनमें से ये एक कंपनी है रिलायंस की, गल्फ अफ्रीका पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। प्राइमरीली इन्वॉल्व इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट्स, रिटेल एंड होलसेल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स टू द कंट्रीज इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ये पहले इसका जो मेन वर्क है गल्फ अफ्रीका पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का, जो रिलायंस की कंपनी है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिटेल में इंपोर्ट करती है, फिर रिटेल सेल करती है, होलसेल मार्केटिंग भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, स्टोरेज भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट भी करती है ऑयल प्रोडक्ट्स का, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में। एयरटेल, इमामी, मैरिको, डाबर, एसआर, टाटा ग्रुप, गोदरेज, भारती, किर्लोस्कर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स एंड अपोलो, ये और अदर कंपनीज हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज में अपने अपने एक्सपेंशन कर रही हैं। कोल डिपॉजिट्स की बात करें तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कोल इंडिया लिमिटेड कोल डिपॉजिट्स के लिए, कोल डिपॉजिट्स के
इंपोर्ट के लिए जानी जाती है कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए बोत्सवाना में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, यहाँ पर ये कोल डिपॉजिट ऑफ इंडिया कोल के इंपोर्ट के लिए जानी जाती है। आयरन रिजर्व्स अफ्रीका में, अल्जीरिया में, मॉरिटानिया में, गिनी में, नाइजीरिया, कैमरून और युगांडा में देखने को मिलते हैं। गोल्ड रिजर्व्स सूडान, इजिप्ट, चाड, माली, आइवरी कोस्ट, घाना, इथियोपिया, केन्या, तंजानिया और मेडागास्कर में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं अफ्रीका में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइनिंग होती है गोल्ड की। डायमंड रिजर्व्स भी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं और ये डायमंड रिजर्व्स अफ्रीका में हैं घाना में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, केप टाउन, ये बहुत ज़्यादा आप गोल्ड और डायमंड रिजर्व्स के लिए जानते ही हैं। चाइना भी अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंशन बढ़ा रहा है। जैसे चाइना कोबाल्ट का इंपोर्ट करता है अफ्रीका से, मैग्नीज का करता है गेबॉन से, साउथ अफ्रीका और घाना से। तो साउथ अफ्रीका, घाना और गेबॉन से मैग्नीज खरीदता है, जबकि कोबाल्ट भी खरीदता है, मैग्नीज और कोबाल्ट दोनों का। टिम्बर फ्रॉम गेबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कैमरून। तो जो लकड़ी है, लकड़ी भी चाइना खरीदता है गेबॉन से, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से और कैमरून से। इन सब की कैपिटल भी आप लोग को याद होनी चाहिए, कैपिटल भी लर्न कर लीजिएगा। क्रोमियम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर एंड सूडान। तो चाइना क्रोमियम खरीदता है साउथ अफ्रीका से, मेडागास्कर से और सूडान से। चाइना इन्वेस्टेड इन जाम्बिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक फॉर कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड मैग्नीज। तो चाइना ने आयरन, कॉपर, गोल्ड और मैग्नीज के लिए जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो वहाँ पर अपने सेटअप किए लगाए हुए हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई हुई हैं, अपने लेबरर्स डिप्लॉय किए हुए हैं, पूरी की पूरी वो जो माइनिंग फील्ड है वो खरीदी हुई है। तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है चाइना ने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और वहाँ से वो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहा है। यूरेनियम भी चाइना खरीदता है नाइजर से। अब हम लोग इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं जो चाइना में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में 1896 से 1901 के बीच ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेन का डोमिनेशन था। तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस गए, ज़बरदस्ती ले जाए गए 1896 से और 1901 के बीच, और उन्हें वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने के काम में लगा दिया गया। केन्या में बहुत सारे इंडियंस ले जाए गए थे, तो इन्हें गिरमिटिया कहा जाता था। ये इंडियन लेबर्स थे जो यहाँ पर ले जाए गए, तो इन्हें परमिट पर इंडिया से ले जाया जाता था, तो ये परमिट नहीं बोल पाते थे, तो परमिट की जगह ये उसे गिरमिट कहते थे। तो गिरमिट से नाम पड़ गया गिरमिटिया। तो बहुत सारे गिरमिटिया आज भी अफ्रीका में रहते हैं। इन्हें पैसेंजर इंडियंस कहा जाता है। और ये जो पैसेंजर इंडियंस हैं ये गुजरात कोस्ट से अफ्रीका तक जाते थे। गुजरात कोस्ट से भी बहुत सारे इंडियंस अफ्रीका गए, तो इन्हें पैसेंजर इंडियंस कहा गया। आजकल ईस्ट अफ्रीका में, मतलब केन्या और युगांडा में, साउथ अफ्रीका में, और जो अफ्रीकन आइलैंड्स हैं जैसे मॉरिशस है, सेशल्स है, रीयूनियन है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडियंस देखने को मिलेंगे। यहाँ की जीडीपी, यहाँ की इकोनॉमी को इंडियंस ही कंट्रोल करते हैं। और इन इंडियंस में भी स्पेशली गुजराती ही हैं जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड हैं, और वो पूरे के पूरे अफ्रीकन टेरिटरीज़ को कंट्रोल करते हैं। डोमिनेट्स इकोनॉमी ऑफ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस। तो ये स्पेशली गुजरातीज़ हैं जो ईस्ट अफ्रीकन नेशंस को, केन्या, युगांडा, इथियोपिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के बारे में